तो मैं जागा और पता चला कि मैं अब किसी और के शरीर में हूं। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है मैंने। एक सेकंड पहले मैं अपने काम से काम रख रहा था और अगले ही सेकंड धड़ाम, मैं एक घटिया से डॉर्म रूम में पड़ा हुआ था, जहां पसीने और टूटे हुए सपनों जैसी बदबू आ रही थी, और दो लड़के मुझ पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी से एक बीवी चुन ले, जैसे मैं कोई राशन की दुकान पर आलू प्याज खरीदने आया हूं। लेकिन रुको, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये दुनिया पूरी तरह पगलाई हुई है। यहाँ भविष्य का ऐसा जमाना है जहाँ मार्शल आर्ट्स आसमान छू चुके हैं, राक्षस खुलेआम घूमते हैं, और हर इंसान जीन डेवलपमेंट के पीछे पागल हुआ फिरता है। पुराना चेन्नई, यानी इस शरीर का असली मालिक, एक अनाथ था जिसने वॉरियर कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए नकली जीन स्टेरॉइड्स तक अपने अंदर ठूंस लिए थे। उसे 10% जीन एक्टिवेशन चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 9.9%। बस 0.1% कम। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही 0.1% तय करता था कि तुम्हारा भविष्य एक वॉरियर बनेगा या फिर एक लाश। और मजे की बात सुनो, अगर तुम 20 साल की उम्र तक कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए तो सरकार तुम्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा देती है। न खाना, न घर, न पैसा, ऊपर से कर्ज का पहाड़ अलग। और अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो या तो खदानों में पत्थर तोड़ो, या राक्षसों को चारा बनो, या फ्रंटलाइन पर जाकर मर जाओ। सीधा सीधा मौत की रेस चल रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता था। शादी। हाँ भाई, शादी। सरकार ने फ्री मैरिज नाम का एक ऐप बनाया हुआ था जहां मेरे जैसे निकम्मे लोग किसी से मैच कर सकते थे, शादी कर सकते थे, और फिर धड़ाम, पक्की नौकरी, बच्चे पैदा करने का बोनस, पैसे और बाकी सारी सुविधाएं। इसलिए मेरे रूममेट्स चीख चीख कर कह रहे थे कि जल्दी कर, अच्छी वाली सब निकल जाएंगी। मैंने अब खोला, लाल रंग का चमचमाता आइकन, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई कह रहा हो, बधाई हो, तुम्हारी मजबूरी का जश्न मनाया जा रहा है। मैंने रिकमेंडेशंस देखी और लगभग फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। पहली महिला जिंग, उम्र 41 साल, तलाकशुदा, एक बच्चा और 1,50,000 का कर्ज। प्रोफाइल में लिखा था ब्यूटी 7/10 और थ्रिफ्टी। अरे मैडम, आपके ऊपर 1.5 लाख का कर्ज है, आखिर बचत किस चीज की कर रही है। अगली थी लू होंग, उम्र 39 साल, सिंगल और 3 लाख का कर्ज। टैग्स में लिखा था इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव वैल्यूज। रिक्वायरमेंट्स पढ़ी तो दिमाग का दही हो गया। पति ताकतवर होना चाहिए, खदानों में काम कर सके, गुस्सा न करे और उसका पूरा कर्ज भी चुका दे। मतलब उसे पति नहीं, कुदाल पकड़ा हुआ पंचिंग बैग चाहिए था। कमाल है भाई। फिर आई ग्योना, उम्र 45 साल, विधवा, 2 बच्चे, लेकिन कम से कम कर्ज नहीं था। मेरे रूममेट्स उसे प्रीमियम ऑप्शन और लग्जरी पैकेज बता रहे थे। यानी इस मार्केट की सबसे शानदार डील एक 45 साल की विधवा थी, और यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन मैंने इसे मानने से साफ मना कर दिया। अरे भाई, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूं। मेन कैरेक्टर एनर्जी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। इसलिए मैंने पीक रैंकिंग्स खोली, सोच कर कि वहां कुछ बेहतर मिलेगा। लेकिन वहां तो और भी बुरा हाल था। 60 साल, 63 साल, 59 साल। मेरी तो खून की उल्टी निकलते निकलते बची। मेरे रूममेट्स हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या मेरा नाजुक सा शरीर पीक गॉडेस को संभाल भी पाएगा। मेरा मन किया दोनों को कूट दूं, लेकिन सच कहूं तो शायद मैं ही पिट जाता। आखिरी उम्मीद थी गॉडेस रैंकिंग्स। अब यहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत थीं कि देखकर दिल धड़कना भूल जाए। जबरदस्त, खतरनाक और हैरत अंगेज, लेकिन साथ ही पूरी तरह पागल भी। और पता चला कि गॉडेस कोई उपमा नहीं थी, वे सच में सरकार द्वारा बनाई गई वॉर गॉडेसेस थीं। ऐसी महिलाएं जो अपना कर्ज नहीं चुका पाईं, इसलिए सेना ने उन्हें आधी मशीन और आधी इंसान वाली हत्या मशीनों में बदल दिया था, दवाओं से ठूंस ठूंस कर। वे एलियन राक्षसों से फ्रंटलाइन पर लड़ती थीं और वापस लौटती थीं पूरी तरह सन की होकर। ऑफर यह था कि उनसे शादी करो और 5 लाख क्रेडिट्स ले जाओ। लेकिन दिक्कत यह थी कि छुट्टी के दौरान उनका मूड खराब हुआ तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को ब्रेड स्टिक की तरह तोड़ सकती थी। पतियों की मृत्यु दर 80% थी, पूरे 80%। अरे भाई, ये शादी नहीं थी, सीधी बॉस फाइट थी। इसलिए मैं पसीना बहाते हुए बैठा था और सोच रहा था कि शायद सच में मुझे वोंग नाम की 45 साल की आंटी के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। तभी मैंने आखिरी बार स्क्रीन रिफ्रेश की और अचानक वो सामने आ गई। सुचिका, उम्र 20 साल,
सिंगल, कोई कर्ज नहीं। मेरा दिमाग तो समझ ही नहीं पाया कि मैंने अभी क्या देखा। 20 साल तक सिंगल रहने ने मेरे अंगूठे को शायद इसी पल के लिए ट्रेन किया था। मैंने अप्लाई बटन इतनी तेजी से दबाया कि लगता है आवाज की रफ्तार भी पीछे छूट गई। हरा पॉपअप उभरा, कंग्रेचुलेशंस, एप्लीकेशन सक्सेसफुल, करंट पोजीशन फर्स्ट इन लाइन। मुझे नहीं पता था ये लड़की कौन है। मुझे नहीं पता था कि 20 साल की बिना कर्ज वाली लड़की इस ऐप पर क्या कर रही है। ये रेड फ्लैग शायद पूरे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 63 साल की पीक गॉडेस और उस वॉर मशीन से तो बेहतर ही थी जो मेरी पसलियों को जाइलोफोन बनाकर बजा सकती थी। मैंने उसकी प्रोफाइल इतनी तेजी से खोली कि मेरा अंगूठा लगभग अपनी जगह से निकल गया। सुचिका, 20 साल, कोई कर्ज नहीं। और उसकी फोटो, हे भगवान, वो फोटो, लंबे काले बाल जो झरने की तरह बह रहे थे, बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरती और ऐसा चेहरा कि आदमी सांस लेना तक भूल जाए। तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौन थी? अरे, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये तो स्कूल की गॉडेस थी, वही जिसके पीछे पूरे स्कूल के लड़के पागल थे। ऑनर्स क्लास की रानी। मैं अभी ये समझ ही रहा था कि मेरे दोनों रूममेट्स मेरे कंधे के ऊपर झुके और ऐसी चीख मारी कि मुर्दे भी उठ बैठे। क्या सुचिगा? दोनों जोकर, जिन्होंने पहले ही 30-32 साल की सिंगल मॉम्स चुन रखी थीं, जलन से ऐसे फटने वाले थे जैसे अभी धमाका हो जाएगा। उनकी आंखें सच में लाल हो गई थीं, जैसे दो सस्ते वैम्पायरों को अचानक प्रीमियम ब्लड दिख गया हो। मैंने अपना फोन सीने से चिपका लिया, जैसे कोई राष्ट्रीय खजाना हो। सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं था कि ये दोनों मुझ पर झपट्टा नहीं मारेंगे। फिर शुरू हुआ उनका बहाना बनाना। अरे वाह, क्या शानदार जलन थी! ये बग है, पक्का सिस्टम बग है। किसी ने उसकी फोटो चुराई है। ये स्कैम है भाई। ये तेरे बस की बात नहीं है। शायद उस पर अरबों का कर्ज है, या उसने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है और अब उसे बलि का बकरा चाहिए। भाई, वोंग को चुन ले। 45 साल वाली, सुरक्षित है, भरोसेमंद है। हाँ भाई, क्योंकि सपनों की जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी माँ की उम्र की औरत से शादी कर लो। धन्यवाद भाइयों, बहुत सपोर्टिव हो तुम लोग। मैंने बस एक सवाल पूछा। यह सरकारी ऐप है। अगर मुझे सरकारी प्लेटफॉर्म पर स्कैम कर लिया गया तो शायद मैं उसका हकदार हूं, लेकिन एक बार मेरी किस्मत अच्छी क्यों नहीं हो सकती? दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। और तभी मेरे दिमाग के अंदर कुछ फट पड़ा। एक ठंडी और विशाल यांत्रिक आवाज मेरे सिर में गूंजी, जैसे भगवान ने टेक्स्ट टू स्पीच अपग्रेड खरीद लिया हो। ट्रांसमाइग्रेशन डिटेक्टेड, सोल कंपैटिबिलिटी 100%, स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली सिस्टम बाउंड। मेरा पूरा शरीर सन्न रह गया। आवाज आगे बोली, यह सिस्टम सबसे शक्तिशाली पारिवारिक वंश बनाने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे पार्टनर और चिल्ड्रन की सारी कल्चरेशन गेन्स तुम्हें 10 गुना होकर वापस मिलेंगी। जितनी ज्यादा संतानें, उतनी शक्तिशाली ब्लड लाइन। आगे बढ़ो होस्ट, सितारों के पार अपने परिवार का झंडा गाड़ दो। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। क्या? सितारों के पार परिवार का झंडा गाड़ दो? अरे भाई, ये सिस्टम तो मुझे गैलेक्टिक डोमिनेशन के लिए फादरहुड स्पीडरन करने को कह रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने आरपीजी गेम की तरह स्टैट्स उभर आए। पार्टनर्स 0, चिल्ड्रन 0, जीन एक्टिवेशन 9.9%, मार्शल टेक्निक नेशनल ब्रॉडकास्ट जिम्नास्टिक्स सेट 19, प्रोफिशेंट, टैलेंट नन। मैं पूरे 5 सेकंड तक ब्रॉडकास्ट जिम्नास्टिक्स को घूरता रहा। पुराने चेन यी ने 17 साल तक ट्रेनिंग की थी और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सुबह की एक्सरसाइजेज में प्रोफिशिएंट होना। अरे भाई, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो वो चीज़ है जो पार्क में सुबह सुबह रिटायर अंकल करते हैं। लेकिन तभी सिस्टम ने कुछ ऐसा समझाया कि मेरा जबड़ा सच में नीचे लटक गया। डेवलपमेंट पॉइंट्स किसी भी टेक्निक को तुरंत मैक्स लेवल तक पहुंचा सकते थे। जो जिम्नास्टिक्स रूटीन में पिछले 17 सालों से हाथ पैर मारकर सीखने की कोशिश कर रहा था, उसे मास्टर करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था, बस एक। और ये पॉइंट्स मुझे कैसे मिलने वाले थे? अपनी पार्टनर को डेवलप करके। अरे भाई, सिस्टम तो बड़ा खिलाड़ी निकला। फिर सिस्टम ने सुचिंगा का भी एनालिसिस कर दिया। स्टेटस अनडेवलप्ड, कम्बैट रेटिंग 1, यानी एकदम आम इंसान। और सिस्टम ने तो और भी बेरहमी से समझाया, अनंत ब्रह्मांड और असीम मार्शल आर्ट्स के सामने सभी साधारण इंसानों की कॉम्बैट पावर सिर्फ एक होती है। कंक्लूजन, टोटल वीकलिंग। अरे यार, इतना भी मत बोल रोबोट भाई। लेकिन सच कहूं तो मुझे उसकी कॉम्बैट पावर से कोई मतलब नहीं था।
क्योंकि तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर काउंटडाउन नोटिफिकेशन चमक रही थी। एप्लीकेंट चनिए 30 मिनट के अंदर डिस्ट्रिक्ट 3 फर्टिलिटी मैनेजमेंट सेंटर में रिपोर्ट करें। समय पर न पहुंचने पर आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। पूरे 30 मिनट। सिर्फ 30 मिनट में मुझे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलने जाना था, जो पता नहीं कैसे इस मजबूर लोगों वाली मैरिज ऐप पर आ गई थी। मैंने फोन जेब में ठूंसा, जैकेट उठाई और दरवाजे से ऐसे भागा जैसे पीछे कुत्ते पड़े हों। पीछे मेरे दोनों रूममेट्स ऐसे जमे खड़े थे जैसे किसी ने उनका पावर स्विच निकाल दिया हो। उनमें से एक बड़बड़ाया, ये पक्का ट्रैप है। हाँ भाई, और तुम्हारी दोनों पत्नियां 35 साल की हैं और दो दो बच्चों की माँ हैं, तो मुझे मेरी गलतियां खुद करने दो। धन्यवाद। मैं फर्टिलिटी सेंटर के दरवाजे तोड़ता हुआ अंदर घुसा। तीसरी मंजिल तक भागा। फ्रॉस्टेड ग्लास वाला दरवाजा धक्का मारकर खोला और मेरा दिल सचमुच एक धड़कन छोड़ गया। 1 सेकंड के लिए तो जैसे धड़कना ही भूल गया। वहां वो बैठी थी, सुचिका, असली वाली, सामने एक मीटिंग रूम में जिसकी दीवारों पर शादी को बढ़ावा देने वाले सरकारी पोस्टर चिपके हुए थे। उसने साधारण सी सफेद शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, लेकिन फिर भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई फरिश्ता गलती से सरकारी दफ्तर में भटक आया हो। उसकी टांगें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। टखने इतने गोरे थे कि लगता था खुद चमक रहे हों। वो इस जगह पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुपर मॉडल को फोटोशॉप करके सरकारी ऑफिस में डाल दिया गया हो। तभी मेरे दिमाग में तैरती हुई सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। टारगेट सुचिंगा, स्टेटस अंडर डेवलप्ड, कॉम्बैट पावर 1, कंक्लूजन वीकलिंग। धन्यवाद सिस्टम, बहुत रोमांटिक माहौल बना रहा है तू। उसने मेरी आहट सुनी और सिर उठाकर देखा। और भाई साहब, हकीकत फोटो से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसका चेहरा ऐसा था कि कमरे की बाकी सारी चीजें फीकी लगने लगीं, जैसे किसी ने दुनिया की ब्राइटनेस कम करके सिर्फ उसी पर फोकस कर दिया हो। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें लाल थीं, थकी हुई थीं और इतनी ठंडी कि पूरा कमरा जमा दें। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई मक्खी उसके खाने पर आकर बैठ गई हो। उसने मेरी यूनिफॉर्म पहचान ली। 3rd हाई स्कूल, रेगुलर क्लास, यानी सीधे शब्दों में कहें तो फूड चेन का सबसे निचला हिस्सा। स्कूल पहचानती थी, लेकिन मेरा नाम नहीं। उफ, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उम्मीद भी यही थी। मैं उसके सामने जाकर आराम से बैठ गया। हाय, मैं चेन यी हूं। और मजेदार बात यह थी कि मैं हकलाया नहीं, पसीने से नहीं भीगा, कोई बेवकूफी भरी नर्वस हंसी नहीं निकली। मैं बस सामान्य इंसान की तरह बैठा रहा और लगता है यही चीज उसके लिए सबसे बड़ा शौक थी, क्योंकि उसने मुझे दोबारा देखा। सुचिका, उसने कहा, सिर्फ 3 सिलेबल्स। आवाज हल्की भारी थी, गर्माहट शून्य। ये लड़की सिर्फ बोलकर ही कमरे का तापमान 5 डिग्री कम कर सकती थी। फिर बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गई। न कोई स्मॉल टॉक, न कोई फॉर्मेलिटी। वो सीधी बैठी और ऐसे बोलना शुरू किया जैसे कोई सीईओ कर्मचारियों की छंटनी घोषित कर रहा हो। कागजों पर मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। अगर हम शादी करते हैं तो तुम्हें एक अतिरिक्त अग्रीमेंट साइन करना होगा। तुम्हारी हर महीने की सैलरी का 50% सीधे मेरे अकाउंट में जाएगा। इसमें कोई बहस नहीं होगी। मैं वो पैसा खाने पीने या बचत पर खर्च नहीं करूंगी। हर क्रेडिट जीन सीरम्स खरीदने और अपनी ट्रेनिंग पर लगेगा। फिर वो मुझे घूरने लगी, जैसे चुनौती दे रही हो कि अगर हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। और सच कहें तो इस दुनिया में यह सीधी सीधी डकैती थी। तुम नए ग्रेजुएट हो, जेब खाली है और सामने वाली तुम्हारी आधी सैलरी मांग रही है ताकि वो महंगा पावर अप जूस खरीद सके। ज्यादातर लड़के तो मेज पलटकर निकल जाते, और उसे भी यह बात पता थी। उसकी उंगलियां अपनी आस्तीन को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। वो अपनी पूरी किस्मत सिर्फ अपनी खूबसूरती पर लगा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि कोई बेवकूफ हाँ कह देगा। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन सुचिंगा, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मिल गया। बस एक छोटी सी दिक्कत है, मैं असल में बेवकूफ नहीं हूं, मैं जीनियस हूं। क्योंकि उसे नहीं पता था, और पता चल भी नहीं सकता था, कि मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली सिस्टम है। वो ट्रेनिंग करके जितनी भी ताकत हासिल करेगी, उसका 10 गुना मुझे वापस मिलेगा। वो मेरे पैसे खर्च करके खुद को मजबूत बनाएगी, और मैं उससे 10 गुना ताकत मुफ्त में हासिल कर लूंगा। वो मेरा वॉलेट खाली नहीं कर रही थी, वो मुझ में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। उसका मुझसे ट्रेनिंग फंड करवाना ऐसा था जैसे कोई बैंक रॉबर से पूछे कि वॉल्ट का पासवर्ड चाहिए।
अरे भाई बिल्कुल चाहिए, तुरंत चाहिए। इसलिए मैंने बिल्कुल शांत होकर सिर हिलाया। मुझे पता है, बस इतना कहा और वो पूरी तरह फ्रीज हो गई, जैसे दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसकी तैयार की हुई पूरी स्पीच गले में अटक गई। उसका मुंह थोड़ा सा खुला रह गया और सच बताऊं तो वो काफी प्यारा लग रहा था। तुम तुमने मेरी बात सुनी? उसने पूछा। एक एक शब्द, मैंने जवाब दिया। फिर मैं थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखों में देखा और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक्टिंग शुरू कर दी। तुम ट्रेनिंग करना चाहती हो, है ना? मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, दिल से सपोर्ट करता हूँ। एक ऐसी महिला से बढ़कर मुझे कुछ पसंद नहीं, जो शादी और मदरहुड के इतने करीब होने के बावजूद अपने मार्शल आर्ट्स के सपनों को छोड़ने से इनकार कर दे। बस भाई, उसके चेहरे का रंग 0.3 सेकंड में आइस क्वीन से टोमेटो बन गया, कालों से लेकर कानों तक लाल। वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल स्थिर नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं टेबल के उस पार से उसकी धड़कनें सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी सिचुएशन पहले ही समझ चुका था। स्कूल की गॉडेस अचानक मैरिज ऐप पर आ जाए और ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगे। साफ था कि उसे परिवार ने छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया गया था। कभी आसमान में उड़ने वाला फीनिक्स अब मुर्गियों के बीच दाने चुग रहा था। लेकिन क्या मुझे फर्क पड़ता था कि वो क्यों गिरी? बिल्कुल नहीं। वो खूबसूरत थी, मेहनती थी, महत्वाकांक्षी थी, और उसके शरीर से गिरने वाला हर पसीने का कतरा मुझे 10 गुना ताकत देने वाला था। मेरे सिस्टम के लिए इससे परफेक्ट पत्नी पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती थी। तुम आधी सैलरी मांग रही हो? मैडम, मैं तो पूरी सैलरी दे दूं, बस और मेहनत से ट्रेनिंग करो। लेकिन जाहिर है मैं ये बात बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने नोबल हस्बैंड मोड चालू कर दिया। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही इंसानों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास एम्बिशन है, ट्रेनिंग करना चाहना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे पति के रूप में चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे अपनी कमर कसनी पड़े, मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के सपने का पूरा सपोर्ट करूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे पति कहा। अभी तक हमने कुछ साइन भी नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरे आत्मविश्वास और बेशर्मी के साथ खुद को उसका पति घोषित कर दिया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे एक साथ थप्पड़ भी मारना चाहती हो, और शायद किस भी। उसका दिमाग साफ तौर पर हैंग हो चुका था। पूरी जिंदगी वो ऐसे लड़कों से घिरी रही थी जो उससे डरते थे या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन कोई पहली बार उसकी पर्सनल स्पेस में बुलडोजर लेकर घुस आया था। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर शक वापस आने लगा। वो ज्यादा सोचने लगी। क्या ये झूठ बोल रहा है? क्या ये कोई चाल है? क्या अभी हाँ बोल देगा और शादी के बाद मुकर जाएगा? उसकी उंगलियां घबराहट में उसकी शर्ट के किनारे को मरोड़ने लगीं। उसके साथ पहले भी धोखा हो चुका था। उसके अपने पिता ने, उसकी सौतेली माँ ने। वो किसी घायल साही की तरह थी, जिसके सारे कांटे बाहर निकले हुए थे। बस अब आखिरी बार करना बाकी था। मैंने हल्के से टेबल पर उंगली थपथपाई ताकि वो अपने ख्यालों से बाहर आए। मिस स्कूल ब्यूटी, मैंने कहा, इस ऐप पर हर इंसान को मैच होने के सिर्फ 3 मौके मिलते हैं, बस 3। मैंने उनमें से एक मौका तुम पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं अपनी बात सच में कह रहा हूं। जो बात मैंने जोर से नहीं कही, उसका दूसरा हिस्सा वो खुद समझ गई। तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 मौके हैं प्रिंसेस। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। मैं साफ देख सकता था कि उसके दिमाग में हिसाब किताब चल रहा है। 3 मौके। उसकी हालत पहले ही खराब थी। मैं उसकी हर शर्त मान चुका था। अगर उसने मुझे मना कर दिया और अगले 2 लड़कों ने उसकी शर्तें ठुकरा दी, तो खेल खत्म। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें बाहर निकाल रही हो। फिर उसने आंखें खोलीं। अब उनमें शक नहीं था। उसकी जगह एक लोहे जैसी सख्त दृढ़ता आ गई थी। तुम सच में ये सब मानते हो? उसने पूछा। ये प्री नप्शल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। अगर तुमने बाद में तोड़ा तो जेल जाओगे और फिर फ्रंटलाइन पर भेज दिए जाओगे। जेल? फ्रंटलाइन? अपनी पत्नी को मजबूत बनाने के लिए पैसे देने पर? अरे बहन जी, मेरा सिस्टम तो खुद चाहता है कि आप जितनी ताकतवर बन सकें उतनी बनो। मुझे जेल की धमकी देना उस आदमी को मिठाई की दुकान में बंद करने की धमकी देने जैसा था, जो खुद अंदर जाना चाहता हो। मेरी तो हंसी निकलते निकलते बची। लेकिन मैंने चेहरा गंभीर रखा। तुम्हारी हालत और मेरी हालत को देखते हुए ये व्यवस्था बिल्कुल सही है। तुम मेहनत से ट्रेनिंग करो। एक पति के रूप में मुझे इस पर गर्व होगा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। और बस उसी पल मैं एक गरीब अनाथ से,
जिसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ एक थी और जिसकी मार्शल आर्ट सुबह वाली रेडियो एक्सरसाइज थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का होने वाला पति बन गया। और सबसे मजेदार बात, वो बिना जाने मुझे पागलों की तरह ताकतवर बनाने वाली थी। भाई मुझे ये सिस्टम बहुत पसंद आने लगा था। फिर उसने ऐसा प्रीन्यूपिशल एग्रीमेंट निकाला जैसे कोई तलाक के केस में वकील फाइल निकालता है। टैबलेट में पहले से तैयार रखा हुआ था। लड़की पूरी तैयारी करके आई थी। फिर उसने अपनी शर्तें पढ़नी शुरू की और भाई साहब मजा आ गया। रूल नंबर 1, हम एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग कमरों में सोएंगे। एक दूसरे की निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं होगा। ठीक है, शादी के लिए थोड़ा अजीब है लेकिन सुनते हैं। रूल नंबर 2, घर का सारा खर्च तुम्हारा होगा। मेरी सैलरी और चाइल्ड रेजिंग बोनस का एक एक क्रेडिट मेरी ट्रेनिंग सप्लाईज पर खर्च होगा। रुको जरा, और फिर आया तीसरा नियम। उसकी आंखें सचमुच चाकू जैसी हो गईं। मेरी स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा और बच्चों की बात कभी मत करना। आखिरी बात कहते वक्त उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वो फिर भी किसी सैनिक की तरह डटी रही। तो जरा हिसाब लगाते हैं। उसे चाहिए कि मैं सारे बिल भरूं, सारे पैसे उसे दूं, अलग कमरे में रहूं, उसे छू भी ना सकूं और बच्चे भी ना हों। अरे मैडम, ये शादी नहीं है, ये तो ऐसा रूममेट है जो तुमसे नफरत करता हो। मेरी मुस्कान वहीं गायब हो गई, पूरी तरह डिलीट। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने अभी अभी कहा हो कि धरती छपटी है। रुको जरा, मैंने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि उसकी बात बीच में ही रुक गई। मिस ब्यूटीफुल, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। हम यहाँ साथ में जिंदा रहने आए हैं। मैं तुम्हें पैसे देने का सौभाग्य मांगने नहीं आया हूं। वो थोड़ा चौंक गई। उसे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने मुंह खोला, लेकिन मैं उसके ऊपर से ही बोलता चला गया। पहली बात, बच्चे नहीं होंगे तो चाइल्ड बोनस नहीं मिलेगा। सरकार वो पैसा बच्चों के लिए देती है, सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं। दूसरी बात, तुम्हें वॉर टाइम मैरिज लॉ के बारे में पता है ना? मेरी सरकारी नौकरी के साथ के पीआई जुड़ा हुआ है और पता है सबसे बड़ा के पीआई क्या है? रिप्रोडक्शन। मैं आगे झुक गया, लगभग उसके सामने पहुंच गया। अगर पहले साल में तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सरकार मेरी नौकरी खत्म कर देगी क्योंकि मेरी ब्रीडिंग वैल्यू कम है। फिर हम दोनों बेरोजगार होंगे। मैं मौत वाली खदान में क्रिस्टल खोदूंगा और तुम्हें वॉर गॉडेस बनाकर फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाएगा। यही अंत चाहती हो? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल दिया हो। वो अपनी इज्जत बचाने में इतनी लगी हुई थी कि सरकार वाले बेबी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह भूल गई थी। ये पुरानी दुनिया नहीं थी जहां लोग शादी करके बच्चे न पैदा करें और घर में बिल्लियां पालें। यहाँ बिल्लियां नहीं थीं, सिर्फ राक्षस थे और मैंडेटोरी फर्टिलिटी क्वोटास। और मैं तो अब रुकने वाला नहीं था। और सुनो, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए पैसे देने की बात इसलिए मानी क्योंकि मजबूत पत्नी मतलब मजबूत परिवार। लेकिन मैंने वाइफ चुनी है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर वाली रूममेट नहीं। अगर मुझे सामान्य शादीशुदा जिंदगी भी नहीं मिलनी तो फिर मैं तुम्हें बाकी लोगों से अलग क्यों चुनूं? मैं गरीब हूं, बेवकूफ नहीं। इतना कहकर मैं सच में खड़ा हो गया, कुर्सी पीछे सरकाई और जाने के लिए मुड़ गया। तुम्हारी ईमानदारी में कमी है। मैं अपने 3 मौकों में से एक मौका इस पर बर्बाद नहीं करूंगा। और मैं सच में जाने वाला था, बिल्कुल सच। हाँ, वो खूबसूरत थी, लेकिन सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर को घूरते रहने से मेरा सिस्टम एक्टिवेट नहीं होने वाला था। बच्चे नहीं मतलब 10 गुना रिटर्न नहीं, 10 गुना रिटर्न नहीं मतलब गैलेक्टिक फैमिली एम्पायर नहीं। आखिर मैं सिर्फ उसका चेहरा देखकर ताकतवर थोड़ी बन जाऊंगा। और तभी आइस क्वीन आखिरकार टूट गई। रुको! वो झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सचमुच आंसू आ गए थे। जो ऊंचा और गर्वीला कवच उसने पहन रखा था, वो सस्ते कांच की तरह टूट गया। आखिरकार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने प्राइड को हरा दिया, हमेशा की तरह। मैं मानती हूं, उसने हकलाते हुए कहा। क्या मानती हो? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, थोड़ा शैतान तो मैं भी था। उसने गहरी सांस ली। मैं पत्नी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुरंत जल्दी जल्दी जोड़ दिया और उसका चेहरा अब फायर ट्रक जितना लाल हो चुका था। लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, सिर्फ कुछ दिन। तुम ऐसे तुरंत मतलब अभी से। वो इतनी बुरी तरह हकलाने लगी कि वाक्य ही पूरा नहीं कर पाई। भाई सच कहूं तो वो उस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। अंदर ही अंदर मैं खुशी से कलाबाजियां खा रहा था। लेकिन मैं कोई राक्षस नहीं हूं।
मैं वापस बैठ गया और वार्म हस्बैंड मोड चालू कर दिया। बिल्कुल, मैं कोई जानवर नहीं हूं। भावनाओं को समय चाहिए। बस इतना जरूरी है कि हम दोनों हकीकत को समझते हों। उसके बाद हम सबसे अच्छे पार्टनर बनेंगे। फिर मैंने अब मैं मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। जल्दी, साफ और खत्म। टैबलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। साइन करो। उसका हाथ कांप रहा था। मैं समझ सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी हैसियत, उसका परिवार, उसका नाम, उसका गर्व, सब कुछ। एक सिग्नेचर और वो फैमिली की बड़ी बेटी से चेन यी की पत्नी बन जाएगी। एक ऐसी लड़की जो मजबूरी में एक नो बॉडी से शादी कर रही थी। लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। शायद वो अपने पिता को याद कर रही थी जिसने उसे छोड़ दिया था, अपनी सौतेली माँ को जिसने पीठ में छुरा घोंपा था, अपनी बहन को जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसने आंखें बंद की और जोर से सिग्नेचर कर दिया। डिंग, मैच सक्सेसफुल, मैरिज कंफर्म्ड। स्क्रीन पर डिजिटल आतिशबाजियां फूट पड़ी। बहुत जश्न वाला माहौल था और बहुत ही मजेदार विडंबना भी। लेकिन तभी सुचिगा के चेहरे का भाव दृढ़ता से बदलकर सीधे डर में बदल गया, क्योंकि उसे अचानक एक भयानक बात याद आ गई। प्रीन्यूपिशल एग्रीमेंट, उसकी प्यारी शर्तों वाली पूरी लिस्ट, वो दस्तावेज जो उसे सुरक्षित रखने वाला था। हमने उस पर साइन ही नहीं किए थे। हमारी बहस और पूरे ड्रामे के चक्कर में वो सीधा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर बैठी थी और प्रणब को पूरी तरह भूल गई थी। वो डॉक्यूमेंट वहीं पड़ा था, बिना साइन हुआ हुआ, और अब कानूनी तौर पर उसकी कोई कीमत नहीं थी। सुचिका ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, और मुझे मानना पड़ेगा शायद मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसका चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया। सब एक जैसे होते हैं, हर कोई मुझे धोखा देता है। बस फिर क्या था? उसकी सारी दीवारें टूट गईं, पूरा बांध टूट गया। बड़े बड़े आंसू उसके गोरे गालों पर बहने लगे। उस पल वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच रही थी, उसे अपना बाप याद आ रहा था, अपनी सौतेली माँ याद आ रही थी, वो हर इंसान याद आ रहा था जिसने कभी उसका भरोसा तोड़ा था, और अब उसे लग रहा था कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैंने उसे लगभग 4 या 5 सेकंड तक घबराने दिया। हाँ, थोड़ा बुरा इंसान हूं मैं। फिर मैंने टैबलेट उसकी तरफ वापस सरका दिया। जरा इसे देखो। उसने आंसुओं के बीच स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, पोस्ट मैरिज सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट। मैंने उसे टिश्यू पैक पकड़ाते हुए कहा, अब प्रीनप्शल अग्रीमेंट तो बेकार हो गया क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट बिल्कुल काम करेगा। वो सुड़कते हुए स्क्रीन देखने लगी। इसमें लगभग वही सारी शर्तें हैं, बस एक छोटा सा बदलाव किया है। मैंने एक क्लॉज की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हें सीधे पैसे नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हारे ट्रेनिंग सप्लाईज, जीन सीरम्स, न्यूट्रिएंट पोर्टियंस और बाकी सारी चीजें खरीदूंगा और सीधे तुम्हें दूंगा। उसने अपनी सूजी हुई लाल आंखों से मेरी तरफ देखा, पूरी तरह उलझी हुई। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? अब असली वजह तो कुछ और थी। अगर मैं इसे सीधे पैसे दे दूं और ये जाकर जूते खरीद ले या कहीं और भेज दे तो? लेकिन अगर मैं खुद ट्रेनिंग रिसोर्सेज खरीदूं और अपनी आंखों के सामने इसे इस्तेमाल करते देखूं, तो हर बूंद उसकी कल्टीवेशन में जाएगी और फिर उसका 10 गुना फायदा मेरे पास लौट कर आएगा। ये कोई दयालुता नहीं थी भाई, ये क्वालिटी कंट्रोल था। लेकिन जाहिर है मैं उसे ये नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने फिर से हस्बैंड ऑफ द ईयर वाला मोड चालू कर दिया। सुचिंगा, एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है हमारी मुलाकात एक ऐप पर हुई हो, लेकिन अब हम पति पत्नी हैं। तुम मेरा परिवार हो। मैं तुम्हारी ग्रोथ में खुद शामिल होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे सीरम्स खुद चुनना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से तुम्हें मजबूत होते देखना चाहता हूँ। फिर मैंने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया, आंखों में आंखें डालीं, पूरा ईमानदार चेहरा बनाया। आखिरकार अपनी पत्नी में इन्वेस्ट करना हमारे परिवार के भविष्य में इन्वेस्ट करना है। भाई, मुझे कसम है, उस पल मुझे लगा उसके दिमाग के अंदर कोई छोटी सी आतिशबाजी फूटी है। वो काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने नाक सुड़क कर आंसू पोंछे और अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। काम बन गया। इन्वेस्टमेंट वाइफ नंबर 1 आधिकारिक रूप से ऑनलाइन हो चुकी थी। मैं खड़ा हुआ और अपनी उस स्कूल गॉडेस की तरफ हाथ बढ़ाया जो अब कानूनी तौर पर मेरी पत्नी थी। चलो वाइफ, घर चलते हैं और कुछ खांसी वो यादें बनाते हैं। मैंने पूरे जेंटलमैन अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। सुचिका मेरे हाथ को ऐसे घूरने लगी जैसे मैं उसे कोई जिंदा ग्रेनेड पकड़ा रहा हूं। 1 मिनट, इतना कहकर वो लगभग
भागती हुई बाथरूम में घुस गई। अंदर पानी चलने की आवाज आने लगी। वो कई मिनट तक वहीं रही, शायद आईने के सामने खड़े होकर पूरी इमोशनल। यो एवरीवन, कैसे हो मेरे लेजेंड्स? यार एक बात बोलूं, वीडियो तो सब देख लेते हो लेकिन लाइक और कमेंट करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है भाई, तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें अगली धमाकेदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। चलो अब कहानी